दोस्तों हाल ही में मैंने लारा नाम की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मनी मूर्ति जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 7 आउट ऑफ 10। एक शहर के समंदर किनारे एक लड़की की लाश पाई जाती है जो कि पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। मतलब कि उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका आइडेंटिफिकेशन भी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जब पुलिस उस लड़की की लाश के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो यहाँ पर उन्हें बहुत ही शॉकिंग बातें पता चलती है। इससे जुड़े हुए कुछ और भी क्राइम से पर्दा हटता है। तो दोस्तों ये डेड बॉडी किसकी है, उस लड़की को किसने मारा या फिर उसने आत्महत्या की है, आखिर क्या पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाएगी, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। ये एक बढ़िया मूवी है जिसे आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो और हर बार की तरह आपको इस फिल्म में भी एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही डेली क्राइम की कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक शहर में चल रहे फेस्टिवल से, जहाँ पर देवी माँ की पूजा वगैरह चल रही होती है और बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर यात्रा को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वही दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाते हुए कहीं पर भाग रही थी और दो लड़के उसका पीछा कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की ब्रिज से पानी के अंदर गिरती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर कार्तिक को जो कि एक घर के बाहर खड़ा होकर चाय पी रहा होता है। उस घर का कुत्ता भी उसे भौंक रहा था। यहाँ अंदर कांस्टेबल घर में मौजूद एक कपल से पूछताछ करते हुए उनसे सवाल करता है कि चोरी हुई तब क्या आपके घर में कोई नहीं था। वो आदमी कहता है कि कल रात मेरी पत्नी की नाइट ड्यूटी थी और मैं भी किसी काम से बाहर गया था जो आज लौटा हूँ। अब उसके बाद कार्तिक घर के अंदर जाने लगता है और उसे दरवाजे का कांच टूटा हुआ दिखाई देता है जिसके टुकड़े नीचे गिरे हुए थे। अब अंदर आने के बाद इंस्पेक्टर अशोक कार्तिक को बताता है कि सर शायद ये चोरी कल रात को हुई होगी। चोर इस एरिया को अच्छी तरीके से जानता था। अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ है और किचन का भी सामान इधर उधर पड़ा है। अब उसके बाद घर के अंदर थोड़ी बहुत तलाशी लेने के बाद कार्तिक घर के बाहर आता है और उस घर के ओनर को अपने पास बुलाकर कहता है कि देखिए सर, आपके घर में चोरी नहीं हुई है। ये बताइए आपके घर पर पैसा और सोना कितना था। वो आदमी बताता है कि कैश तो ज्यादा नहीं थी लेकिन सोना 50 ग्राम था, मतलब कि करीब करीब 4-5 लाख रुपए के बराबर तो होगा। तो इंस्पेक्टर कार्तिक उससे कागज का टुकड़ा देता है और कहता है कि इस मामले को आप और मत बढ़ाओ, तुम अपने पत्नी से जाकर पूछो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा कहकर अब ये पुलिस यहाँ से जाने लगती है। अब रास्ते में इंस्पेक्टर अशोक अपने सीनियर इंस्पेक्टर कार्तिक से पूछता है कि सर आपको कैसे पता चला कि उस बंदे की पत्नी ने ही सारे गहने चुराए हैं। कार्तिक बताता है कि क्या तुमने उस घर के कुत्ते को देखा था, वो हम पर कैसे भौंक रहा था। मतलब कि वो किसी भी अनजान व्यक्ति पर ऐसे ही भौंकता रहता है। अगर चोर वहाँ पर चोरी करने के लिए आए होते तो उस कुत्ते के भौंकने की आवाज से आस पड़ोस के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। फिर जब मैंने टूटे हुए दरवाजे को देखा तो उसके कांच के टुकड़े बाहर गिरे हुए थे। अगर चोरों ने दरवाजा तोड़ा था तो उसके कांच के टुकड़े घर के अंदर गिरे होने चाहिए थे। इतना ही नहीं, घर के अंदर तलाशी लेने पर मुझे सोना बेचने की एक रिसिप्ट भी मिली है। इससे ये साबित हो जाता है कि उसकी पत्नी ने ही घर का सोना बाहर बेचा है और अपने पति से झूठ कहा कि घर पर जो सोना था वो चोरी हो गया ताकि उसके ऊपर कोई भी शक न करे। तो देखा दोस्तों आजकल क्या क्या चल रहा है, इसीलिए पति थोड़ा सावधानी रहे। खैर अब उसके अगले दिन दिलीप नाम का एक ड्राइवर पुलिस स्टेशन आकर कांस्टेबल से कहता है कि सर मैंने कुछ दिन पहले कंप्लेंट लिखवाई थी, बताइए उसका क्या हुआ। मेरी पत्नी मेरे घर से 5 लाख रुपए चुरा कर ले गई है, प्लीज आप उसे जल्दी से ढूंढिए वरना वो सारे पैसे खर्च कर देगी। अभी तक आप क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर अशोक आता है और उसे कहता है कि ये क्या तुम हमारे ऊपर शक कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी के पास फोन भी नहीं है, इसलिए हमें उसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर हमें उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम तुम्हें बता देंगे, अभी फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो उसे भगा देते हैं। अब उसके अगले सीन में हमें सुबह सुबह का समंदर का सीन दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक हम वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई देखते हैं। अब एक मछली पकड़ने वाला बंदा अपने जहाज के पास आता है और तभी उसे वो लाश दिखाई देती है, इसीलिए वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है। थोड़ी ही देर में पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। क्राइम लोकेशन पर छानबीन करने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि उस लड़की की बॉडी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिससे कि उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। उसके बॉडी के सारे पार्ट्स सड़ चुके हैं और मछलियों ने उसे खा भी लिया था। फिर मछुआरे से पूछने पर वो भी यही बताता है कि जिस साहब मैं सुबह सुबह यहाँ पर आया था तो इस लड़की की लाश यहाँ पर पड़ी हुई थी। अब उसके बाद उस लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक पॉलिटिशियन के घर की तरफ। हम देखते हैं ये पॉलिटिशियन मैथ्यू अपने घर पर बैठकर न्यूज देख रहा होता है और टीवी पर उसी लड़की की न्यूज चल रही होती है जिसकी बॉडी समंदर के पास मिली थी। अब यहाँ पर उस लड़के की माँ अपने बेटे से पूछती है कि बेटा तो कितने दिनों तक उस लड़की को याद करते रहेगा, अब तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, मुझे भी अपनी बहू का चेहरा देखना है। ये बात सुनकर वो लड़का वहाँ से उठकर जाने लगता है।
तो उसका पिता कहता है कि बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद हमें मॉर्चरी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर कार्तिक और अशोक मौजूद होते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर ड्राइवर दिलीप को उस लड़की की बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया था जो उन्हें समुद्र के पास मिली थी। और यहाँ पर ड्राइवर दिलीप के साथ उसका मालिक दास भी आया होता है। जब इंस्पेक्टर कार्तिक उसे देखता है तो उसे घटना याद आती है। मतलब कि कुछ दिन पहले दास और ड्राइवर कचरे की गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे। अब उनकी गाड़ी रोककर ऑफिसर कार्तिक उसे कहता है कि तुम्हें इस कचरे को सही जगह पर फेंकना चाहिए, अगर तुम इसे कहीं पर भी फेंकोगे तो गंदगी हो जाएगी। ऐसा कहते हुए वो उसे एक थप्पड़ लगाता है। और दोस्तों उसी दिन से इन दोनों में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था। अब यहाँ पर ड्राइवर दिलीप मॉर्चरी रूम के अंदर उस लड़की की लाश को देखकर बाहर आता है और उल्टियां करने लगता है। कहता है कि ये मेरी पत्नी की डेड बॉडी नहीं है। इंस्पेक्टर अशोक कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने हमें जितनी जानकारी दी थी उससे तो लग रहा है कि यही तुम्हारी पत्नी है, तुम झूठ मत बोलो। लेकिन ड्राइवर अशोक कहता है कि नहीं सर, ये मेरी पत्नी नहीं है, उसकी बॉडी पर निशान नहीं थे। तभी यहाँ पर ड्राइवर का मालिक दास कहता है कि देखो इंस्पेक्टर, तुम इसे किसी की भी लाश दिखाकर उसकी पत्नी साबित नहीं कर सकते। अगर वो कह रहा है कि वो उसकी पत्नी नहीं है तो नहीं होगी, चलो तुम यहाँ से। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके बाद घर पर आकर वो दास उस पॉलिटिशियन मैथ्यू को कॉल करता है और बताता है कि इस एरिया का इंस्पेक्टर कार्तिक मेरे ड्राइवर को केस में फंसाने की कोशिश कर रहा था। पॉलिटिशियन मैथ्यू कहता है कि दास, मुझे तुम दोनों के बारे में पता है, तुम दोनों की बिल्कुल भी नहीं पड़ती और इंस्पेक्टर कार्तिक एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, इसलिए फिलहाल तुम उससे कोई भी पंगा मत लो। इलेक्शन का टाइम है, तुम थोड़े शांत रहो। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है। यहाँ दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कार्तिक फॉरेंसिक लैब आकर उस लड़की की डेड बॉडी के बारे में पूछता है तो ऑफिसर वेंकट बताता है कि वो लड़की पानी के अंदर गिरने की वजह से उसका सर पत्थर से टकरा गया, फिर उसकी मौत हो गई और उसकी बॉडी को मछलियों ने भी खाया है। उस लड़की की बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, जिससे कि हमें कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला है। कार्तिक पूछता है कि क्या ये मर्डर है या फिर आत्महत्या का मामला, और क्या उस लड़की के साथ रेप हुआ था। वेंकट बताता है कि नहीं, रेप नहीं हुआ था, यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। अब वहां से जाते वक्त कार्तिक अपने टीम से कहता है कि क्या हमें उस समंदर के एरिया का सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है। अशोक कहता है कि जी हाँ सर, उस एरिया में सीसीटीवी कैमरा जरूर होगा। तो थोड़ी ही देर बाद ये लोग उस ऑफिस पहुंचकर वहां का सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं और वो फुटेज देखने पर वहां पर उन्हें दो लड़के एक लड़की का पीछा करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे एंगल वाले कैमरा से देखने पर वो दोनों लड़के अपने बाइक के पास आते हैं और वहां पर उन दोनों का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब तभी वहां पर खड़ा एक कांस्टेबल कहता है कि सर, मैं इसमें से एक बंदे को जानता हूँ, ये बंदा पिछले महीने हमारे यहाँ पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया था। अब कार्तिक उसके नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो ये लोग तुरंत ही उस लड़के के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम है रमेश। रमेश के घर के आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि वो तो पिछले कुछ दिनों से घर पर आया ही नहीं है, हमने तो उसे कितने दिनों से नहीं देखा। अब उसके अगले दिन रमेश खुद पुलिस स्टेशन में आकर कहता है कि सर क्या हुआ, कल आप मुझे ढूंढते हुए हमारे एरिया में आए थे, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अब इंस्पेक्टर कार्तिक को से सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछता है कि बताओ, तुम लोग उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे, तुमने उस लड़की के साथ क्या किया। रमेश कहता है कि नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। मेरे उस दूसरे दोस्त का नाम है सत्या, हम दोनों सिंगापुर में काम करने के लिए जाने वाले थे और पहले सत्या का पासपोर्ट आ गया था। 2 दिन के बाद वो वहाँ पर काम करने के लिए जाने वाला था, इसलिए हम इसी खुशी में पार्टी मनाने के लिए गए थे। हम दोनों ने बार में बहुत ज्यादा नशे भी किए थे। तब रमेश कहता है कि आज तो बहुत ज्यादा मजा आ गया, लेकिन अगर माल मिल जाता तो और भी ज्यादा मजा आता। सत्या कहता है कि ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, चल तुझे आज वो भी दिलाता हूँ। ऐसा कहते हुए ये लोग एक रेड लाइट एरिया में आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है और उसके पास जाकर पूछने पर वो कहती है कि तुम दोनों के 4000 लगेंगे। तो ये दोनों मान जाते हैं और उस लड़की को बाइक पर बिठाकर समुद्र वाले एरिया में आ जाते हैं। यहाँ जहाज के पास बैठकर रमेश उस लड़की के साथ रोमांस करने लगता है और फिर नशे में होने के कारण उसे सिगरेट पीने के लिए कहता है। वो लड़की मना करने लगती है, लेकिन फिर सत्या भी उस लड़की को जबरदस्ती सिगरेट पिलाने लगता है। अब इन दोनों का टॉर्चर देखकर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और यही भागता हुआ सीन वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया था। अब वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और ये दोनों अपनी बाइक लेकर वहाँ से चले जाते हैं और यही सारी बातें रमेश इंस्पेक्टर को बताता है कि उस रात इतना ही हुआ था। इंस्पेक्टर कार्तिक कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन तुम्हारा फोन बंद क्यों है। रमेश बताता है कि सर, हम दोनों सिंगापुर जाने वाले थे ना, इसलिए हम लोगों ने कुछ लोगों से उधार के तौर पर पैसे लिए थे। उनका हमें बार बार फोन आ रहा था, इसलिए हमने हमारा फोन स्विच ऑफ करके रखा था। फिर कार्तिक पूछता है कि तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है और उस प्रोस्टिट्यूट का क्या नाम था। रमेश कहता है कि मेरा दोस्त तो सिंगापुर काम करने के लिए चला गया और मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। अब उसके बाद रात को पुलिस रमेश को उस एरिया में लेकर चलने के लिए कहती है जहाँ पर उन्हें वो लड़की मिली थी। अब उस एरिया में 2 लड़कियां दिखाई देती है। उनसे पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर कार्तिक को पता चलता है कि वो जो लड़की यहाँ पर थी उसका नाम है जया और वो 4 दिन से यहाँ पर नहीं आई है।
अब उन लड़कियों से जया का एड्रेस लेकर ये लोग उसके घर पर पहुंच जाते हैं। उसके घर पर एक लड़की स्कूल जा रही होती है और बूढ़ी माँ बेड पर लेटी होती है। अब कार्तिक जया से पूछता है कि क्या तुम इस रमेश को जानती हो, तो वो हाँ कहती है। फिर कार्तिक पूछता है, बताओ उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जया बताती है कि मैं इन दोनों की कस्टमर बन के गई थी, लेकिन ये लोग मुझे जबरदस्ती सिगरेट पिलाने लगे। उस टॉर्चर से तंग आकर मैं वहाँ से भाग गई। अब उसके बाद जया को गौर से देखने पर कार्तिक उससे पूछता है कि ये तुम्हारे शरीर पर इतने सारे निशान कैसे। तो जया बताती है, सर 2 दिन पहले मैं एक कस्टमर के पास गई थी। उसने मेरे साथ बहुत ही बेरहमी से फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। सर हमारे धंधे में ये सब कुछ चलते ही रहता है। अलग अलग क्लाइंट की अलग अलग डिमांड होती है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं काम पर नहीं गई थी। अब कार्तिक उससे पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसने तुम्हारे साथ इतना बेरहमी से बर्ताव किया। जया बताती है, वो एक ड्राइवर है, शायद उसका नाम दिलीप है। और अब यहाँ पर इंस्पेक्टर को उस ड्राइवर के ऊपर गुस्सा आ जाता है कि वो इतना सीधा साधा दिखने वाला दिलीप इतना घटिया आदमी है। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर जया को कुछ और काम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद इंस्पेक्टर कार्तिक रमेश को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, पेपर पर साइन वगैरह करवाता है और वहाँ से जाते वक्त उसे ड्राइवर दिलीप की पत्नी की फोटो दिखाकर पूछता है कि बताओ क्या तुम इस लड़की को जानते हो। वो कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अब पुलिस स्टेशन के बाहर आने के बाद वो तुरंत ही अपने दोस्त सत्या को कॉल करता है। उससे कहता है कि अरे यार मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, उस लड़की के चक्कर में कहीं हम इस केस में फंस न जाए। और उसकी सारी बातें कार्तिक वहाँ पर खड़े होकर चुपके से सुन रहा होता है। अब उसके बाद इंस्पेक्टर कार्तिक और अशोक उस ड्राइवर दिलीप के घर पर जाते हैं। यहाँ पर उसकी माँ मौजूद होती है और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। वो कहती है कि पता नहीं वो कहाँ चला गया है, वो कहाँ जाता है क्या करता है मुझे कुछ नहीं पता, अभी फिलहाल वो घर पर नहीं है और उसे दारू पीने का बहुत ज्यादा शौक है, ऐसे ही दारू पीकर पैसे खर्च करते रहता है। अब ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दिलीप अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। तो कार्तिक उसे बिना कुछ बताए पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आता है। यहाँ पर उसे उल्टा लटका कर बहुत ही खतरनाक तरीके से टॉर्चर करके पूछा जाता है कि बताओ तुमने उस प्रोस्टिट्यूट जया के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया। उसके शरीर पर तो निशान पड़ गए और इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे वजह से ही तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर भाग गई। बताओ तुमने उसके साथ क्या गलत किया था। इंस्पेक्टर कार्तिक उससे और ज्यादा टॉर्चर करता है और पूछता है कि तुम्हारी पत्नी जो 5 लाख रुपए लेकर घर से भाग गई है वो तुम्हारे तो पैसे नहीं हो सकते, बता वो पैसे किसके हैं। दिलीप बताता है कि सर वो पैसे मेरे नहीं बल्कि मेरे बॉस के हैं, उस काउंसलर दास के। उसने मेरे घर पर पैसे सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर दिलीप अपनी पत्नी को हर रोज मारा पीटा करता था, दारू पीकर अपने घर पर तमाशा करता था। उसकी पत्नी का नाम होता है दिव्या। अब दिलीप का टॉर्चर और न सहते हुए वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे इसी तरह से मारते पीटते रहोगे तो देख लेना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और ऐसे एक दिन ये ड्राइवर अपने काम पर जाता है तो दिव्या ठान लेती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी और वो अपने साथ इस घर में रखा हुआ पैसों से भरा हुआ बैग लेकर भाग जाती है। तो ड्राइवर जब घर पर आता है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी पैसों का भरा हुआ बैग लेकर यहाँ से भाग गई है तो वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी को ढूंढने की कंप्लेंट दर्ज करवाता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर ड्राइवर का बॉस दास उसे जेल से रिहा करवाने के लिए अपने वकील के साथ आता है और अपने ड्राइवर को जमानत दिलवाकर उसे यहाँ से ले जाता है। अब घर पर आने के बाद दास फिर से उस पॉलिटिशियन मैथ्यू को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज तो उस इंस्पेक्टर कार्तिक ने हद ही पार कर दी। उसने मेरे ड्राइवर को पकड़ लिया और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। उसे लग रहा है कि ड्राइवर ने अपनी ही पत्नी के साथ कुछ किया है, लेकिन कंप्लेंट लिखवाने वाला गुनहगार कैसे हो सकता है। आपके कहने पर ही मैं चुप बैठा हूँ, इसलिए आप ही कुछ कीजिए। मैथ्यू कहता है कि देखो तुम थोड़ा शांत रहो, गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम मत उठाना, फिलहाल इलेक्शन चल रहा है, मैं उस इंस्पेक्टर को अपने घर पर बुलाकर उससे बातचीत करूंगा। ऐसा कहकर वो फोन कट कर देता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं मैथ्यू कार्तिक को अपने घर पर बुलाकर उसे कहता है कि इंस्पेक्टर जरा बताओ तुम्हारा उस ड्राइवर के साथ क्या केस चल रहा है। कार्तिक बताता है कि सर उस ड्राइवर दिलीप ने अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ किया है। मैथ्यू कहता है कि अभी तक तुम्हें कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है, तो फिर तुम उसे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो। बिना कोई भी ठोस सबूत के आधार पर तुम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि फिलहाल तुम इस केस को क्लोज कर दो। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कार्तिक ने ऑफिसर अशोक को उस ड्राइवर के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। अब ये ड्राइवर जिस एरिया में जाता है अशोक भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी अचानक उसे वहां पर रमेश का दोस्त सत्या नजर आता है। उसे देखते ही अशोक तुरंत ही कार्तिक को कॉल करके ये खबर बताता है और अब ये लोग सत्या को दबोच कर पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। यहाँ पर कार्तिक उसे पूछता है कि तुम्हारे दोस्त रमेश ने तो बताया था कि तुम काम के सिलसिले में सिंगापुर गए हो, तो फिर तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। सत्या बताता है कि सर मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी, इसलिए मैं उस एरिया में छुप कर रह रहा था ताकि उधारे वाले लोग हमें ढूंढ ना सके। उसके बाद इंस्पेक्टर कार्तिक सत्या को उस रात की घटना के बारे में पूछता है जिस रात ये लोग जया के साथ कांड करने के लिए उसे ले गए थे।
अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मारने पीटने के बाद सत्या बताता है कि उस रात जया तो वहां से भाग गई थी। तब हम अपनी बाइक लेकर वहां से जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में हमें एक दूसरी लड़की दिखाई दी। और दोस्तों ये ड्राइवर की पत्नी दिव्या होती है। रमेश उसके पास जाकर पूछता है कि बताओ कितने पैसे लोगी। दिव्या कहती है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वहां पर सत्य आता है और उसे थप्पड़ मारता है। वो दीवार से टकरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब ये लोग घबरा जाते हैं कि इस लड़की के साथ क्या हो गया, इसलिए ये लोग तुरंत ही दिव्या और उसके बैग को उठाकर एक गोडाउन के अंदर लेकर आते हैं। यहाँ पर रमेश सत्या को डांटने लगता है कि तुम्हें उसे मारने की क्या जरूरत थी। अगर उसे कुछ हो गया और ये बात पुलिस को पता चल गई तो हम लोग सिंगापुर नहीं जा पाएंगे, हमारा वीजा पासपोर्ट सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से अब ये दोनों परेशान हो जाते हैं। सुबह हो जाने पर जब दिव्या की आंख खुलती है तो ये दोनों ही उसे सॉरी कहते हैं और बताते हैं कि हमें लगा कि तुम वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट बनकर खड़ी हो, इसलिए हमने तुमसे वैसा पूछा था। ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन दिव्या कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रही थी, लेकिन तुम लोगों की वजह से अब वो मेरा काम नहीं हो पाया, इसलिए मैं कुछ दिन यहीं पर रहूंगी। तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना होगा। अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस में तुम दोनों की कंप्लेंट कर दूंगी। इस वजह से अब ये दोनों डर जाते हैं और कहीं सिंगापुर जाने का प्लान कैंसिल न हो जाए, इसलिए ये लोग उसकी बात मानने लगते हैं। उसे वहीं पर रखते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, लेकिन फिर उन दोनों के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। तो ये लोग दिव्या से पूछते हैं कि कुछ पैसे है तो दे दो। तो दिव्या अपने बैग से पैसे लेकर उन्हें देती है, लेकिन दोस्तों इन पैसों की करेंसी तो दूसरी होती है, मतलब कि दूसरे देश में यूज करते हैं वैसी। अब इन पैसों को कन्वर्ट करने के लिए सत्या बाहर गया था और उसी वक्त वो पकड़ा गया। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर पुलिस की टीम सत्या को लेकर उस गोदाम में आती है और यहाँ पर दिव्या शांति से बैठी होती है। उसे देखते ही इंस्पेक्टर कार्तिक उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो उस ड्राइवर की पत्नी हो ना, जिसका नाम दिलीप है। तुम तो यहाँ पर आराम से छुप कर बैठी हो और तुम्हारी वजह से मेरा वहाँ पर उस काउंसलर के साथ झगड़ा हो गया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ता हूँ। तो यहाँ पर दिव्या माफी मांगते हुए कहती है कि नहीं सर, मैं फिर से वहाँ पर नहीं जाना चाहती। मेरा पति और वो दास हर रात मेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं, मुझे टॉर्चर करते हुए मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और इसमें दिलीप की माँ भी शामिल है। वो दास काम करके उसे पैसे देते रहता है, इसलिए उन दोनों के टॉर्चर से तंग आकर मैं वहाँ से भाग आई। लेकिन मुझे पता नहीं था जो पैसे मैं लेकर आई थी वो किसी दूसरे देश की करेंसी है। अब इंस्पेक्टर कार्तिक सोचता है कि इसे वापस तो भेज नहीं सकते, उसका पति दिलीप उससे और ज्यादा तंग करेगा। फिर कार्तिक कहता है कि चलो हम तुम्हें उस पॉलिटिशियन के पास लेकर चलते हैं, ताकि उसे भी उन दोनों के अत्याचार के बारे में पता चले ना। अब उस पॉलिटिशियन की बात सुनकर दिव्या कहती है कि नहीं नहीं सर, मैं उस पॉलिटिशियन के पास भी नहीं जाना चाहती। जिस रात में पैसे लेकर भागी थी तब मैंने एक ब्रिज के पास देखा कि उस पॉलिटिशियन ने किसी लड़की की लाश को ऊपर से पानी में फेंक दिया और वो उस ब्रिज से अपनी कार लेकर वहां से चला गया। अब ये बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर कार्तिक तुरंत ही पॉलिटिशियन के घर पर पहुंच जाता है और उसे यहाँ पर कहता है कि ये क्या मामला है, अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मुझे इस केस को लीगली हैंडल करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों यहाँ पर हमें पॉलिटिशियन के बेटे मोहन को दिखाया जाता है। मोहन अपनी कहानी बताने लगता है कि एक दिन मोहन की मुलाकात लारा नाम की लड़की के साथ हुई और उसे देखते ही मोहन को उससे प्यार हो गया। लारा एक अनाथ आश्रम चलाती थी और उन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, उन दोनों में प्यार हो गया। लारा जब अनाथ आश्रम में होती है तब कुछ लड़कियां उसे डराने की कोशिश करती है। अब इस खेल में अचानक लारा की सांसें फूलने लगती है। ये लोग पंप देकर उसे ठीक करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे अस्थमा की बीमारी है। अब उनके अनाथ आश्रम में एक लड़का बम वगैरह बनाने का सामान रखकर चला जाता है और पुलिस वहाँ पर आकर छानबीन करने पर उन्हें वह सामान मिलता है। इसलिए अब इस अनाथ आश्रम को बंद करने का नोटिस भेज दिया जाता है, जिस वजह से लारा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब अनाथ आश्रम में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे। लारा ये सारी बात अपने बॉयफ्रेंड मोहन को बताती है तो मोहन उसे कहता है कि मैं कुछ दिन के लिए एक बिजनेस की मीटिंग करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, वो काम खत्म करके आने के बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तुम्हें थोड़ा सा धीरज रखकर काम करना होगा। लेकिन यहाँ पर लारा शांत नहीं बैठती, वो अपने अनाथ आश्रम के लोगों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ जाती है। अब ये देखकर पुलिस स्टेशन के लोग गुस्सा होकर उनके ऊपर लाठी चार्ज करने लगते हैं, उन्हें वहां से भगा देते हैं और इसी हड़बड़ाहट में वो लोग जख्मी हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लारा टेढ़ा रास्ता अपनाने का सोचती है। वो कुछ आदमियों के साथ मिलकर उसे इंस्पेक्टर को किडनैप कर लेती है, फिर उसे जान से मारकर एक जगह पर फेंक देती है। इसी तरह से जो भी लोग उसका अनाथ आश्रम बंद करने के लिए आए थे वो उन्हें मार देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और मोहन वापस आ जाता है। ये लोग एक कैफे में मिलते हैं और मोहन उसे कहता है कि लारा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। लारा कहती है कि अब मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, इसलिए तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर अपनी जिंदगी जी लो। मोहन उसे बताता है कि मैंने दूसरा अनाथ आश्रम ओपन कर लिया है और मैंने वहाँ पर हमारे पुराने लोगों को रखा है। मैंने तुमसे कहा था ना, थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अब ये खबर सुनकर लारा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और खुश भी। उसके बाद मोहन लारा को उस अनाथ आश्रम में लेकर आता है। यहाँ पर सभी लोगों को शांति से सोया हुआ देखकर लारा को अच्छा लगता है। फिर ये दोनों एक जगह पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। मोहन उसे कहता है कि तो फिर क्या अब हम शादी कर ले, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लारा कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है हम शादी कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक लारा की सांसें फूलने लगती है। अब उसका इनहेलर गाड़ी के अंदर होता है। मोहन तुरंत ही जाकर वो इनहेलर लेकर आता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मोहन उसे कहता है चलो हम जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लारा की मौत हो जाती है। ये देखकर मोहन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे लारा के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। तब यहाँ पर मोहन के पिताजी उसे कॉल करते हैं। मोहन उन्हें बताता है कि पिताजी लारा की मौत हो गई। अब मैथ्यू तुरंत ही वहाँ पर आता है और अपने बेटे को समझाता है कि बेटा पुलिस इस लारा को ढूंढ रही है। अगर उन्हें पता चला कि हम इस लड़की के साथ है तो उन्हें लगेगा कि हम भी इसके प्लान में शामिल है और पुलिस हमें भी अरेस्ट कर लेगी। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं देखता हूँ कि इसके साथ क्या करना है। उसके बाद मैथ्यू लारा की लाश को एक ब्रिज के पास लेकर आता है और वहाँ से पानी के अंदर फेंक देता है। और दोस्तों उसी समय दिव्या ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। अब उसके अगले दिन लारा की लाश समुद्र के किनारे बहुत ही बुरी हालत में पाई जाती है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर कार्तिक को क्या करे ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो सबसे पहले उस ड्राइवर दिलीप और उसके बॉस को गिरफ्तार करता है, दिव्या को टॉर्चर करने की वजह से। उसके बाद मोहन दिव्या को अपनी बहन मानकर अनाथ आश्रम में रहने के लिए कहता है। और कहानी के एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि लारा जब उस ब्रिज से नीचे गिरी थी तो पानी के अंदर वो थोड़ी बहुत जिंदा थी, लेकिन उसका सर पत्थर पर गिरने की वजह से उसे बहुत ही गहरी चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑफिसर ने बताया था। अगर मोहन और उसके पिताजी ने लारा को सही समय पर अस्पताल ले गए होते तो शायद लारा की जान बच जाती। और अब इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।